नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। ईएसवी के माध्यम से जो 2025 में महिला पर्यवेक्षक की भर्ती प्रक्रिया होनी है, उसके टेस्ट की डेट 28 फरवरी से रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर के अब 7 मार्च से कर दिया गया है और यह एकदम कन्फर्म है। इसीलिए अंतिम के कुछ दिनों में जो 8 से 10 दिन बचे हैं, इसमें मैं आप सभी के सामने 2017 में जो बाल विकास महिला पर्यवेक्षक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती हुई थी, उसके प्रश्नों को आप सभी के सामने लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम 25 मार्च 2017 को जो एग्जाम हुआ था, उसके पहली शिफ्ट में जो संतुलित आहार और स्वास्थ्य को लेकर के प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आपके इस बार के एग्जाम में भी आने हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं और इन क्लासों को मैं आपके सामने 7 तारीख तक कंटिन्यू करूंगा। इसलिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपनी संतुलित आहार और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए खाली स्थान की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। किसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यक है? किसके लिए? वाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान और घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए किसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यक है? ऑप्शन 1 आयरन एवं विटामिन सी की मात्रा, ऑप्शन 2 आयरन एवं फोलिक अम्ल की मात्रा, ऑप्शन 3 कैल्शियम एवं व्यायाम की मात्रा, या ऑप्शन 4 सोडियम एवं क्लोराइड की मात्रा। किसकी मात्रा आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। कैल्शियम एवं व्यायाम की मात्रा आवश्यक है। किसके लिए? कि भैया बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान के लिए, घनत्व प्राप्त करने के लिए और पोरोसिस के कारण जो अस्थि भंग का खतरा रहता है, उसके जोखिम को कम करने के लिए कैल्शियम और व्यायाम की मात्रा अत्यावश्यक है। आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, खाली स्थान के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है? ऑप्शन 1 खाना पकाने के दौरान, ऑप्शन 2 खाने के दौरान, ऑप्शन 3 छूने के दौरान, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि खाना पकाने के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों और विशेषकर जल घुलनशील जो बी समूह के विटामिन हैं, उनका ह्रास अधिक होता है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खाली स्थान जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खाली स्थान है। तो जन वितरण प्रणाली एक भारतीय क्या है? ऑप्शन 1 खाद्य प्रबंधन प्रणाली है, ऑप्शन 2 खाद्य उत्पादन प्रणाली है, ऑप्शन 3 खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, या ऑप्शन 4 खाद्य व्यय प्रणाली है। तो जन वितरण प्रणाली एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली है? जन वितरण प्रणाली है और यह एक भारतीय प्रणाली है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आहार में वसा की कमी से खाली स्थान हो सकती है। क्या हो सकता है? यदि आहार में वसा की मात्रा कम हो तो क्या हो सकती है? ऑप्शन 1 लिनोलिक अम्ल की कमी हो सकती है, एरेकिडोनिक अम्ल की कमी हो सकती है, उपरोक्त दोनों,
या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बोलिए। तो आहार में वसा की कमी से लिनोलिक अम्ल की कमी भी हो सकती है, एरेकिडोनिक अम्ल की कमी भी हो सकती है, इसलिए आपका उपरोक्त दोनों ही सही होगा। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि आहार में वसा की कमी से क्या हो सकती है? तो लिनोलिक अम्ल की कमी हो सकती है और एरेकिडोनिक अम्ल की कमी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप सभी के सामने। लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? वो शब्द बताना है। किसके लिए? कि जिसके कारण से सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? माने आहार से हम ऐसे कौन से पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं जिसके कारण से हम सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल मेंटेन रहता है? ऑप्शन 1 कैलोरी सघन आहार, ऑप्शन 2 प्रोटीन समृद्ध आहार, ऑप्शन 3 अनुशंसित आहारीय अनुमतियां, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या नाम दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा कि अनुशंसित आहारीय अनुमतियां। ठीक है? तो अनुशंसित आहारीय अनुमतियां किसे कहते हैं? जिसके कारण से सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ऐसे आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को अनुशंसित आहारीय अनुमतियां की कोटि में रखा जाता है। 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज इंट्रिंजिक की कारक की आवश्यकता होती है? किसे अवशोषण के लिए नेज इंट्रिंजिक की कारक की आवश्यकता होती है? चलिए देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 या फोलिक अम्ल। तो किसी अवशोषण के लिए नेज कारक की आवश्यकता होती है या इंट्रिंजिक कारक की आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि विटामिन B12। जी हाँ, विटामिन B12 के अवशोषण के लिए नेज या इंट्रिंजिक कारक की आवश्यकता होती है। आप इन तथ्यों को पेज के माध्यम से नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं अब। व्रण, जिसे अल्सर भी कहते हैं, तो व्रण या अल्सर से पीड़ित रोगियों को खाली स्थान से बचना चाहिए। जिन्हें अल्सर हो गया है, ऐसे रोगियों को किससे बचना चाहिए? ऑप्शन 1 धूम्रपान से बचना चाहिए, ऑप्शन 2 एल्कोहल से बचना चाहिए, ऑप्शन 3 कॉफी से बचना चाहिए, या फिर ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो जैसे जिन व्यक्तियों को, जिन मरीजों को अभी अल्सर है, ऐसे लोगों को धूम्रपान से भी दूर रहना चाहिए, एल्कोहल से भी दूर रहना चाहिए और कॉफी से भी दूर रहना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा कि अल्सर से पीड़ित रोगियों को इन सभी चीजों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त किस चीज से संबंधित है? फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त और किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन 1 गर्भावस्था के खराब परिणाम से, ऑप्शन 2 गर्भावस्था के अच्छे परिणाम से, ऑप्शन 3 स्वास्थ्यकर परिणाम से, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, दो कारण आपको पता चल गए होंगे। एक तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में और दूसरा गर्भावस्था के खराब परिणाम। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा कि फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त गर्भावस्था के खराब परिणाम से भी संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का
30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक किसके दौरान प्राप्त होता है? तो किशोरों को उनकी वयस्क अवस्था का जितना भार है उसका 30% और वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी ज्यादा कहाँ प्राप्त हो जाती है कि किसके दौरान प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 10 से 19 वर्ष, ऑप्शन 2 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन 3 9 से 12 वर्ष या ऑप्शन 4 10 से 15 वर्ष। बोलिए। किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और वयस्क अवस्था में जितनी लंबाई है उसका 20% से भी ज्यादा कितने वर्ष के दौरान प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोलिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 से 19 वर्ष। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि किशोरों को वयस्क अवस्था के भार का 30% और वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी ज्यादा 10 से 19 वर्ष की आयु में ही प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बीएमआई का अर्थ है? किसमें? महिलाओं के मामले में। बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है कि महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बीएमआई का अर्थ है क्या है? सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण या उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 एकदम सही हो जाएगा कि सामान्य से कम पोषण। तो महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बीएमआई का अर्थ होता है कि सामान्य से कम पोषण, यानी जितनी आवश्यकता पोषण की है उससे कम पोषण उन्हें प्राप्त हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। घेंघा और क्रेटीनता जड़ वामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। ऐसा कौन सा तत्व, पोषक तत्व है जिसकी कमी के कारण से घेंघा और क्रेटीनता यानी कि जड़ वामनता हो सकती है? ऑप्शन 1 आयरन की कमी से, ऑप्शन 2 फ्लोराइड की कमी से, ऑप्शन 3 आयोडीन की कमी से या ऑप्शन 4 सोडियम की कमी से। तो घेंघा और क्रेटीनता यानी जड़ वामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषण तत्व न्यूनता है ऑप्शन 3 आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी यदि व्यक्ति के अंदर है तो उसको घेंघा रोग हो सकता है और क्रेटीनता यानी कि जड़ वामनता भी उसको हो सकती है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण क्या बनता है? हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण खाली स्थान का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? ऑप्शन 1 दीर्घकालिक यकृत संक्रमण का, ल्यूकीमिया का, अग्नाशय शोधक का या हृदय रोग का। किसका कारण बनता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण आपका दीर्घकालिक यकृत संक्रमण का कारण बनता है। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हाँ 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वर्ष खाली स्थान से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल किया गया है। सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल किया गया, कौन से सन में किया गया? 2002-3 में, 2001 में, 2011 से 13 में, 2014 या 15 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा कि वर्ष 2002-3 से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कुछ केरेटोनॉइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं
और शक्तिशाली खाली स्थान प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं? कौन? कैरोटीनॉइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन 1 एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदान करते हैं, हानिकारक गतिविधि प्रदान करते हैं, ऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदान करते हैं, या उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो भैया एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदान करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। 15 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है? किसके अनुसार? राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन 1 मोतियाबिंद, बेरी, विटामिन B12 की कमी, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंधता का प्रमुख कारण है मोतियाबिंद। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसका? राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान, पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना, या उपर्युक्त सभी। बोलिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपर्युक्त सभी आपका एकदम सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निगरानी तंत्र स्थापित करना भी है, टीबी की उचित पहचान और केस प्रबंधन सुनिश्चित करना भी है, और टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना भी है। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? ऐसा कौन सा तत्व है या ऐसा कौन सा पदार्थ है जो विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यदि किसी को हो गया है तो उसे ठीक कर देता है? फोलिक अम्ल, विटामिन B6, आयरन, या थायमिन? बोलिए। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल वह पदार्थ है जो विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। 18 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तेल किसका समृद्ध स्रोत है? PUFA का, संतृप्त वसा का, अनावश्यक वसा अम्ल का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि PUFA का। तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तो PUFA का तेल समृद्ध स्रोत है। 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग है जो श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, कर्णमूल शोथ जिसे गलसुआ भी कहते हैं, या उपर्युक्त सभी? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा कि चाहे वह इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वह खसरा हो, चाहे कर्णमूल शोथ हो, या तो इसलिए तीनों के तीनों रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से ही फैलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 4 एकदम सही होगा। 20 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन 1 लिपिड समृद्ध आहार, बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, सनस्क्रीन का उपयोग, या ऑप्शन 4 व्यवसाय? तो किसको छोड़ करके अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, लिपिड समृद्ध आहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए? ऑप्शन 1 एल्कोहल से, ऑप्शन 2 कैफीन से, ऑप्शन सी कृत्रिम रंगों से, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी? तो गर्भवती महिलाओं को
एल्कोहल से भी बचना चाहिए, कैफीन से भी बचना चाहिए, कृत्रिम रंगों से भी बचना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन 1 हिस्टीरिया, 2 खसरा, 3 इन्फ्लुएंजा या 4 टाइफाइड। तो कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो ऑप्शन 1 हिस्टीरिया संक्रामक रोग नहीं है। 23 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम, फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। कैल्शियम, फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम खाली स्थान के अंदर किसके अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं? ऑप्शन 1 त्वचा, ऑप्शन 2 हड्डियों, ऑप्शन 3 नाखूनों या ऑप्शन 4 बालों। तो जहां कैल्शियम भी, फॉस्फेट भी और मैग्नीशियम पाए जाएं, वे किसके अंदर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा कि हड्डियों में आपके कैल्शियम भी पाया जाता है, फॉस्फेट भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। 24 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण खाली स्थान में वृद्धि होती है। किसमें ज्यादा वृद्धि होती है? आधारिक चयापचय में, लंबाई में, विशिष्ट गतिक क्रिया में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आधारिक चयापचय में गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण से आधारिक चयापचय में वृद्धि होती है। 25 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। SAM का पूरा नाम है, SAM का पूरा नाम क्या है? सीवियर एटोपिक मालन्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीवियर एटोपिक मालन्यूट्रिशन, जिसे गंभीर एटोपिक कुपोषण कहते हैं। सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण कहते हैं जिसे। और सीवियर एल्बुमिन मैनिफेस्टेशन, जिसे गंभीर एल्बुमिन प्रकटन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो SAM का पूरा नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न की तरफ। मलेरिया नामक रोग खाली स्थान को प्रभावित करता है। तो मलेरिया किसको प्रभावित करता है? हृदय को, वृक्कों यानी कि गुर्दों को, प्लीहा को या फेफड़ों को? तो मलेरिया नामक रोग प्लीहा को प्रभावित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काली खांसी के लक्षण क्या है? किसके? काली खांसी के लक्षण क्या है? भूख बढ़ना, कब्ज होना, खांसी, चीखें और बहती नाक और वजन बढ़ना। तो काली खांसी के लक्षण ऑब्वियसली यदि खांसी है तो खांसी, छींकें और बहती नाक, 3 आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह क्या है? नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या उपर्युक्त सभी। तो आयरन की कमी सबसे ज्यादा जिसे हो सकती है वह कौन है? तो नवजात शिशु और बच्चों को भी हो सकती है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती होने वाली हैं या गर्भवती महिलाएं हैं जो, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का प्रश्न। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है।
क्योंकि खाली स्थान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? जिसके कारण से गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन 1 गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, ऑप्शन 2 मातृ ऊतकों की वृद्धि, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है और मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए भी एडिशनल एनर्जी लगती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा कि गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। घेंघा जिसे ग्वाइटर कहते हैं किससे संबंधित है? अवटु यानी थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, या पैराथायराइड ग्रंथि से? बोलिए। तो घेंघा ग्वाइटर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, अवटु या थायराइड ग्रंथि से। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता, यानी आप यदि गंदगी से रहते हैं और खराब और तले पके खूब आहार का सेवन करते हैं तो इसके कारण से कौन सा रोग हो सकता है? एक इसके प्रमुख कारण है। ऑप्शन 1 मधुमेह के, ऑप्शन 2 डिस्लिपिडीमिया के, ऑप्शन 3 मलेरिया, या ऑप्शन 4 मोटापा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता ये मलेरिया के प्रमुख कारण है। 32 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका वैक्सीन अनुशंसित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन? बीसीजी, रोटा वायरस वैक्सीन, टेटनस टॉक्सोई, या मीजल्स खसरे का वैक्सीन? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, टेटनस टॉक्सोई। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न। पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है क्या कहलाता है? संतुलित आहार, असंतुलित आहार, अपूर्ण आहार, या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, संतुलित आहार। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है, यानी जो मच्छर के कारण से नहीं फैलता है? तो फाइलेरियासिस मच्छर के कारण से फैलता है, डेंगू ज्वर मच्छर के कारण से फैलता है, नींद की बीमारी का मच्छर से कोई संबंध नहीं है, और मलेरिया मच्छरों के कारण से ही फैलता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा कि नींद की बीमारी का मच्छरों से कोई संबंध नहीं है। 35 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? तो जीवाणु संक्रमण से होने वाले रोग का नाम क्या है? टेटनस, रेबीज, मलेरिया, या फिर कर्क रोग, कैंसर? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि टेटनस जीवाणु संक्रमण से होता है। 36 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेआहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं। ऑप्शन 1 आंतों की गतिशीलता अधिक होना, ऑप्शन 2 फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति, ऑप्शन 3 हाइपोक्लोरहाइड्रिया, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी? तो जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी। यदि आंतों की गतिशीलता अधिक है, फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति है और हाइपोक्लोरहाइड्रिया है तो आपके सभी आयरन अवशोषण को घटा देंगे। 37 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खाली स्थान स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा
पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है? पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किसके रूप में किया जा सकता है? पोषण संबंधी आकलन एवं जांच स्क्रीनिंग के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा खाली स्थान प्रतिदिन है। कितनी होनी चाहिए आयोडीन की मात्रा एक दिन में? कम से कम 100 से 150 माइक्रोग्राम, 190 से 210 माइक्रोग्राम, 350 से 375 माइक्रोग्राम, या 400 से 435 माइक्रोग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि 100 से लेकर के 150 माइक्रोग्राम कम से कम आयोडीन अपनी डाइट में शामिल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर का प्रश्न। अर्धवार्षिक कृमि मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेंडाजोल की खाली स्थान मात्रा प्रदान करती है। कितनी मात्रा? 400 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, या 750 मिलीग्राम। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 400 मिलीग्राम। 40 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या खनिज? अधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ऑप्शन 1 प्रोटीन है, वह अधिक ऊर्जा प्रदान, माफ कीजिए, प्रोटीन नहीं, ऑप्शन 3 वसा हो गया। जिम में जाकर के बस प्रोटीन प्रोटीन ख्याल में आता है, वसा। तो कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, वसा। 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो एमएमआर के प्रतिरक्षण के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 12 माह से लेकर के 18 माह, जन्म के तुरंत बाद, 3 माह से 5 माह, या 6 सप्ताह से 8 सप्ताह। तो एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए न्यूनतम आयु 12 माह से लेकर के 18 माह होनी चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन 1 एकदम सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से हो सकता है, क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है, रक्ताल्पता हो सकती है, जल असंतुलन हो सकता है, या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। तो यदि आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट है तो आपको मोटापा हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ही पेपर में इससे संबंधित 3-4 प्रश्न आ चुके हैं, तो इस बार भी एक आधा प्रश्न आने की संभावना है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण से होता है? फोलिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, फोलिक अम्ल। ठीक है ना? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक अम्ल की कमी के कारण से होता है। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आईसीएमआर, इसके भी 3 प्रश्न, ये चौथा है शायद, अब तक पूछे जा चुके हैं। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की आरडी है, कितनी है? 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1400 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 1800 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल खाली स्थान से आरंभ होती है। प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल किससे आरंभ होती है? संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षीकरण,
भार वहन व्यायाम, तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर का प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा क्या है? टीबी के 22 लाख मामले, 28 लाख मामले, 31 लाख मामले या 11 लाख मामले? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि टीबी के 22 लाख मामले। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर का प्रश्न। आईसीडीएस खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना खाली स्थान प्रदान करती है? क्या 600 किलो कैलोरी प्रदान करती है, 350 किलो कैलोरी, 900 किलो कैलोरी या फिर 750 किलो कैलोरी? क्या हो जाएगा बोलिए? तो ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना 600 किलो कैलोरी प्रदान करती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न। अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि एडिमा कहा जाता है। 49 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तानिका शोथ, जिसे मस्तिष्कावरण शोथ कहते हैं और जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, किसके कारण से होता है? तानिका शोथ, मस्तिष्कावरण शोथ या मेनिंजाइटिस किसके कारण से होता है? ऑप्शन 1 साल्मोनेला, ऑप्शन 2 कवक, मेनिन विषाणु या मेनिंजोकोकस? तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मेनिंजोकोकस के कारण से तनिका शोथ होता है। 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? हृदय धमनी के रोग, आर्थराइटिस या गठिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या टाइप 1 मधुमेह? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, टाइप 1 मधुमेह। ठीक है ना। चलिए 52 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, सीरम एलडीएल। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर का प्रश्न। जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि खाली स्थान से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणामों से भी संबंधित है, प्रतिरक्षा शक्ति घटने से भी संबंधित है, पोषक तत्वों की कमी से भी संबंधित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा, उपर्युक्त सभी। चंद्रमुख खाली स्थान का लक्षण है। चंद्रमुख का लक्षण क्या है? बीएडी, क्वासरकोर, मेरास्मस या पीईएम? तो चंद्रमुख का लक्षण क्या है? तो क्वासरकोर। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न। स्वस्थ बच्चे का भार खाली स्थान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। 6 माह, 12 माह, 18 माह या 24 माह? तो ऑप्शन 1 6 माह। ठीक है ना, कि स्वस्थ बच्चे का भार यदि वह 6 महीने की आयु तक हो जाता है तो उसके जन्म के समय जितना उसका भार था उससे 2 गुना हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार से अभी मैंने आप सभी के सामने संतुलित आहार और स्वास्थ्य को लेकर के 2017 में जो पहली शिफ्ट हुई थी
उसके 55 प्रश्नों को रखा। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार के अन्य भी प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने पेपर के माध्यम से लेकर के आने वाला हूं। धन्यवाद। जय हिंद।